हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी को फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज पर। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास के 300 प्लस इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। बस जस्ट जिस दिन आपका हिस्ट्री का एग्जाम में इसमें से लगभग 60 से 70% ऑब्जेक्टिव टकराने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर कर लीजिए, ठीक है ना। चलो हम एक एक ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये मेरे द्वारा गेस नहीं किया गया है, हालांकि इसको हम इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि मैं भी ऐसा ही गेस किया हूँ, लेकिन वो क्या है कि मेरे द्वारा जो टाइप किया गया था थोड़ा सा टेक्निकल समस्या के कारण उसको हम सामने नहीं ला पाए। यह सनी सर के द्वारा जो है टाइप किया गया है, ये मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न कि धौलावीरा किस राज्य में है, तो धौलावीरा जो है यह गुजरात में, ठीक है ना। धौलावीरा किस राज्य में है, गुजरात में। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है, तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता है, ठीक है ना। बाकी अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष ये सब आता है, ठीक। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है ना। या कनियम लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो राखल दास बनर्जी को, बनर्जी की जब 22 हो तो इसको बनर्जी की जब बात हो तो ये यहाँ पर 22 आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, अभी हम बता देते हैं, हालांकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राखल दास बनर्जी की बात हो तो उनका ईस्वी 1922 से संबंधित है, ठीक है ना। और राखल दास बनर्जी जी का संबंध मोहनजोदड़ो से है, ठीक है ना। जबकि बात होगा दयाराम साहनी की तो इनका संबंध हड़प्पा से है और साहनी का संबंध 21 से है, ठीक है ना। आप लोग ये याद रखिएगा, 1921 ईस्वी से, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। इस सब में से कोई ना कोई 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा इसी पॉइंट से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, ठीक। देखिए 10 नंबर प्रश्न बोला है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे ना, उनको जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। कालीबंगन स्थित है कहाँ, कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीधे हड़प्पा पूछ रहा है, तो हड़प्पा पूछ रहा है तो रावी नदी हो जाएगा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता कहेगा तो वो सिंधु नदी हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा आप लोग। अगर कहीं भी डाउट लगे, अगर लगे कि हम गलत उत्तर बता रहे हैं तो उसको आप कंफर्म करके फटाक से हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत 19-20 हमसे भी हो सकता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, लोथल कहाँ स्थित है, लोथल स्थित है मतलब लोथल कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में है लोथल, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किनके द्वारा की गई थी, तो हड़प्पा की बस्तियों की जो खुदाई है वह सर्जन मार्शल के द्वारा भी किया गया था और मार्टिन डॉलर के द्वारा भी किया गया था, दोनों के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों सही उत्तर हो जाएगा। कहीं भी लगे गलत उत्तर है आप फटाक से कमेंट कीजिएगा, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक भी उत्तर गलत ना बताए। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था कब, हड़प्पा का उत्खनन नहीं, किसके द्वारा पूछ रहा है, किसके द्वारा किया गया था, तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अब पूछेगा कब किया गया था तो बोलिएगा 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। 20 नंबर प्रश्न, पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन कराया था, देखिए सब कुछ यहाँ स्पष्ट कर दिया है। कहीं ईस्वी की बात हो तो 1921, ठीक है ना, और कहाँ की बात कर रहा है तो हड़प्पा में करवाया था, ठीक है ना। हड़प्पा दे देगा, कभी कभी पूछेगा कब करवाया था तो बोलिएगा आप वहाँ पर कि 1921 ईस्वी में करवाया था, ठीक है ना। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना, ये पूछ रहा है, तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, ठीक। 22 नंबर प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी है, तो 16 सही उत्तर हो जाएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, यानी कब से कब तक उनका शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो 323 ईस्वी
से 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 323 से 298 ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक की अगर हम लोग बात करें तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त सब्जेक्टिव भी होगा कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा जाता है, नेपोलियन को समुद्रगुप्त क्यों कहा जाता है, इस तरह से ऐसा कुछ सब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। पूछ रहा है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा मगध, ठीक है ना। मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पद था, ठीक। 31 नंबर प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में है? तो 13वां शिलालेख में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि कौन सा है? तो 78 ईस्वी, ठीक है ना। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है 78 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो उत्तर हो जाएगा अशोक ने। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? कौन सा काल है? तो गुप्त काल, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिश्चंद्र ने की थी। इतना इंपॉर्टेंट है कि दरोगा के एग्जाम में पूछ लेता इस बार, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था लक्षणाध्यक्ष, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तरंगिनी तरंगिनी किसकी रचना है? तरंगिनी जो है राज तरंगिनी किसकी रचना है? तो कलहन की। राज तरंगिनी किसकी रचना है? तो कलहन की। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी जो है मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा इसके माध्यम से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना, मौर्य राजवंश के बारे में। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है किस चीज की? तो उसके महाभाष्य से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणसंघ कहा गया है, ठीक है ना। जहाँ लोग अपना पर बनाते हैं, घर गलती है ये, यहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ये सही होगा, थोड़ा गलत टाइप हो गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किस चीज का बना होता था? पंच चिन्ह वाले सिक्के। तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे वह चांदी के भी बने होते थे और तांबे के भी बने होते थे। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित न हो सका? तो ब्रिटेन में इसका प्रचारित बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हो सका। हालांकि इसका सभी जगह पर सब किस्म उत्तर बताया जाता है, कहीं श्रीलंका तो कहीं कुछ, तो इसको आप कंफर्म करके देख लीजिएगा। हालांकि हमको 90% चांस है कि ब्रिटेन ही होना चाहिए, ठीक है ना। 10% मेरा भी डाउट है, लेकिन ब्रिटेन ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज ने की थी, मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाभारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो प्राचीन महाभारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? तो गंगा, सोन, पुनपुन तीनों नदी के संगम पर किए थे, ठीक है ना। यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था, ठीक है ना। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। इसको तो याद ही कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। अगला प्रश्न, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी, ठीक है ना। धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत की थी अशोक ने। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो 4 प्रकार की। अगला है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन है शाही संप्रभुता के लिए एवं व्यापार दोनों के लिए किया जाता था, ठीक है ना।
नहीं नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था, ठीक है ना। 60 नंबर प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र की युद्ध की बात करें हम लोग तो पांडवों ने जीता था, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो पांडवों ने जीता था कुरुक्षेत्र का युद्ध। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म का सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना। और उसके बाद महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, जबकि कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था और वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाहों का उल्लेख किया गया? तो मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार की विवाहों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को जाना जाता है। 66 तक हो गया। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो है वह अर्जुन की भी पत्नी थी, वह नकुल की भी पत्नी थी, सहदेव की भी पत्नी थी, वह सबकी पत्नी थी द्रौपदी, ठीक है ना। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? तो श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर जो है महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक सभी ने विचार व्यक्त किए थे, ठीक है ना। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप के संबंध की बात करें तो वह बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य है, क्या है त्रिपिटक साहित्य? तो यह बौद्ध धर्म का है। किसका है त्रिपिटक साहित्य? तो यह बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक। यानी चाहे ऐसे पूछेगा त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो बोलना है कि बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक का संबंध, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। देखिए 76 नंबर, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक है ना। चाहे से पूछता है तलवंडी किसका जन्म स्थान कहलाता है? तो गुरु नानक का। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। तो पहले ही बताया है, इससे पहले क्या जोड़ा था? इसमें गलत उत्तर दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे प्रश्न में देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के जो है रायसेन में स्थित है। अगला है, कुंडल वन यानी कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो इसकी बात करें तो कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पर? ठीक है ना। तो महावीर का जन्म कुंडल वन यानी कि वैशाली में हुआ था, ठीक। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? कपिलवस्तु। तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हुएन सांग किस देश के यात्री थे? तो हुएन सांग जो है यह चीन के यात्री थे, ठीक। 84 नंबर प्रश्न देखिएगा, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मौर्य काल की प्रसिद्ध यूनानी की बात करें हम लोग तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है ना। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। अगला 86 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। देखिए 86 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 86 नंबर प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक ए हिंद जो है यह अल बरूनी की यात्रा वृत्तांत है। 87 नंबर, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो दिल्ली से दौलताबाद यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित की थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी जो है यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में फाहियान, ठीक है, सही उत्तर है। फाहियान जो है भारत आया था। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, इसी को मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था, ठीक है ना। अगला उसके बाद 92 नंबर हो गया। 93 नंबर प्रश्न देखिएगा, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तो तहकीक ए हिंद में अल बरूनी के यात्रा वृत्तांत को लिखा गया है। 94 नंबर प्रश्न देखिएगा,
उसके बाद 94 नंबर प्रश्न देखिएगा। 94 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मेगास्नीज कौन था? तो मेगास्नीज एक राजदूत था, ठीक है ना। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो इसमें इब्न बतूता का यात्रा वृतांत मिलता है, ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो यह जो है, और यह जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में, ठीक है ना। इसको याद ही कर लीजिएगा हर हाल में, ठीक। आइन ए अकबरी किसने लिखा है? तो आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा है, ठीक ना। बहुत बच्चा गलती कर रहा था, अकबर ने। भाई अकबर थोड़ी लिखा था, अबुल फजल भले ही उसका दरबार में रहता था, ठीक है ना, लेकिन इसको लिखा अबुल फजल नहीं था आइन अकबरी को, ठीक। अकबर नहीं लिखा था, ठीक। अगला प्रश्न, रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानंद जो है रैदास के भी शिष्य थे, धन्ना एवं पीपा के भी थे, कबीर के भी थे, सबके शिष्य थे, ठीक है ना। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है यह नानक का जन्म स्थान, यानी गुरु नानक का। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। इसको भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में महिला संत कौन थी? तो मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी जो है महिला संत थी। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करें तो यह आगरा में, ठीक है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती वही हुआ अजमेर में, जबकि बात करें सलीम चिश्ती की दरगाह तो यह जो है आगरा में है। 103 हो गया। उसके बाद 104 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 104 क्या बोल रहा है। देखिए 104 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक की बात करें तो इसमें कबीर के उपदेश संग्रहित है। इसे भी कबीर की ही रचना है, ठीक है ना। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो यह चिश्ती से संबंधित है, ठीक। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है वह रामानंद के शिष्य थे, ठीक है ना। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? इस बार प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि महिला संत कौन थी, ये पूछ रहा है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रबिया, ठीक है ना। राबिया कभी कभी लिखा रहता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत की बात करें तो रामानंद ने किया था। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, यानी कहाँ पर हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी की बात करें तो यहाँ पर कबीर का जन्म हुआ था, ठीक है ना। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। 122 नंबर प्रश्न, सॉरी 112 नंबर प्रश्न देखिएगा। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऐसे कौन से संत थे बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद, ठीक है ना। अगला प्रश्न 113 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण की शुरू की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है ना। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? सही उत्तर 1986। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। आपस में दोनों भाई थे, ठीक है ना। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था, ठीक है ना। और कभी कभी यही पूछता है कि कृष्णदेव राय ने, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो राय कहा, ठीक है ना, याद रखिए। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से। अगला प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, ठीक। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, हरिहर और बुक्का ने किस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो सही उत्तर 1336 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी बहुत बार पूछा गया। अगला प्रश्न है 121 नंबर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर की बात करें हम लोग तो यह जो है हम्पी में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आयंगार व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो आयंगार व्यवस्था जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। इसके बाद 123 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 123 नंबर प्रश्न बोल रहा है, रूस में भारत विद्या का जनक किससे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक जी.एस. लिबिदेव को कहा जाता है। 124, आमुक्त माल्याद किसने लिखी है? तो आमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय ने लिखी है। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सही उत्तर हो जाएगा निकोलो कांटी। कौन था? निकोलो कांटी। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के शासक थे। अगला प्रश्न, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। दीन ए इलाही का संबंध किससे है? तो अकबर से है, ठीक। उसके बाद 130 नंबर प्रश्न,
अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ 1582 में नियुक्त किया। कभी कभी 81 भी ऑप्शन रहता है तो 82 नहीं रहेगा, और कभी कभी 81 82 एक ही साथ रहता है तो वही लगाइएगा, ठीक है ना, 81 82 माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जिम्मियों से लिया जाता था, ठीक है ना, जजिया किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। 131 हो गया। 132 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, इसमें गलत उत्तर दिया हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देना है, जो सही उत्तर हम बता रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने। जबकि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो उत्तर हो जाएगा टोडरमल। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? आ ही गया, लीजिए, तो अकबर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिबंध जहांगीर और अकबर जो है शुरू किया था, ठीक है ना, प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था और अकबर ने शुरू किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में, और द्वितीय 1556 में हुआ था, ठीक है ना। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो शेरशाह चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक था तानसेन। जीतल किस धातु का होता था? तो जीतल जो है तांबा का बना होता था। 140 नंबर नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न जो है यह अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे नवरत्न? तो नवरत्न अकबर के दरबार में थे। 141 नंबर प्रश्न, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हरा दिया? तो शेरशाह जो है हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है ना। उसके बाद 142 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 142, जहांगीर का शासन काल क्या था, यानी कब से कब तक था उसका शासन काल, बताइए। तो इसका जो है 1605 से 1627 ईस्वी तक था, ठीक है ना। अगला 143 नंबर, जीतल क्या था? तो जीतल यह एक सिक्का था। जीतल क्या था? जीतल एक सिक्का था। अगला प्रश्न है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? किसे? तो वह जो है अकबर ने हेमू को हरा दिया था, ठीक, याद रखिएगा। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। जबकि पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो वह इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को क्या किया गया था? पराजित किया गया था। इसे पहले ही अभी बताया है, प्रश्न ऊपर कर दिए ना। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल की हम लोग बात करें तो ताजमहल यह जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक। औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम काल कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के समय में हुआ, ठीक। उसके बाद देखिए 148 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। जबकि भारत के अंतिम मुगल शासक की बात करें तो उसका अकबर हो जाएगा। प्रथम मुगल शासक बाबर, अंतिम मुगल शासक अकबर, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 149 नंबर प्रश्न देखिए, 149 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 149 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर जो है मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। हालांकि कभी कभी इसका रहता है चित्तौड़ भी रहता है, इसको कंफर्म करके आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। हालांकि इसी दोनों में से कोई होगा। 50% हमें चित्तौड़ पर और 50% उस पर डाउट है, ठीक। इसको आप लोग कंफर्म करके हमें कमेंट कीजिए कि इसका सटीक उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी विषय का PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। मैसेज करने के 1 से 2 घंटा के अंदर में आपको PDF दे दिया जाएगा, क्योंकि आप मैसेज कीजिएगा फिर PDF बनाया जाएगा, दे दिया जाएगा। पता नहीं आप किस विषय का आपको चाहिए। नंबर है 962 64 686, फिर से 962 64 686। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, ये तो हो गया, ऊपर वाला तो बता दिए, नहीं बताया है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की आत्मकथा का क्या नाम है? तो भारत की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खां। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण किया था शाहजहां ने। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो अकबर के समकालीन था बदायूनी। अकबर का समकालीन कौन था? बदायूनी। उसके बाद 156 नंबर प्रश्न देखिए, 156 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते? तो भूमि सुधार के लिए। उसके बाद 157 नंबर देखिए, 157 नंबर क्या बोल रहा है, 157 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सुलह ए कुल का अर्थ क्या होता है? तो सुलह ए कुल का अर्थ होता है पूर्ण सार्वभौमिक शांति, ठीक है ना। 158, अकबर ने जजिया
को समाप्त कर दिया। कब किया था? तो वह 1564 ईस्वी में कर दिया। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा है? तो यह जो अकबर के आग्रह पर लिखा हुआ था, ठीक है ना। बादशाहनामा किसने लिखा है? तो बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो ये अकबर, तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला है? उसके बाद वाला प्रश्न है, अकबर ने किस सन में दिन ए इलाही धर्म चलाया था? तो 1581 या 82, दोनों सही होता है, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा तो दोनों एक साथ रहेगा। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी है? तो तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा है। उसके बाद देखिएगा, देखिए तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा है, पर एक क्या है, आइन ए अकबरी, तो उसको अकबर मत रख दीजिएगा, ठीक है ना। अबुल फजल होगा, ऐसा नहीं कि रिलेट कर दीजिएगा नाम से, केवल इसमें रिलेट कर दीजिए तुजुक ए बाबरी वाला में, ठीक। 164 नंबर, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? तो दीवान ए अशरफ का अर्थ होता है राजस्व विभाग का अध्यक्ष, ठीक है ना। उसके बाद 165 नंबर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत के अंतिम मुगल शासक की बात करें तो इसका भारत का अंतिम मुगल शासक अकबर हो जाएगा, जबकि प्रथम मुगल शासक की बात करें तो बाबर हो जाएगा, ठीक है ना। 166 नंबर प्रश्न देखिए, 166 क्या बोल रहा है? प्रथम मुगल शासक था बाबर और अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। गलती बता दिए थे उत्तर हम, सॉरी, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि महलवारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह जो है लॉर्ड ब्लेसली के द्वारा लागू की गई थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 ईस्वी में। दामिन ई को क्या था? तो दामिन ई को भूभाग था। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था किससे? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है यह कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था। सिंधु कानून ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो सिंधु कानून ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 171 नंबर, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू की गई थी? तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल में लागू किया गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, ठीक। 173 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। 1999 दिया हुआ है। कॉर्नवालिस कोड, इसको हम कंफर्म करके कमेंट में रख देंगे, ठीक है ना। हालांकि होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार तो 1999 ही सही होगा, ठीक है ना। ऐसे 1999 ही होगा, ठीक। 175 नंबर प्रश्न देखिए, 175 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वो था पुर्तगाली, ठीक है ना। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया, कब गठित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। रयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा मद्रास में, ठीक है ना। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? सही उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। लक्ष्मी बाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो दामोदर गुप्त राव, ठीक है ना। 182 नंबर, बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? तो इनको रंगून भेज दिया गया था, ठीक है ना। 183 नंबर, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की। वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाला था। इनका जन्म ही हुआ था जगदीश के आरापुर में, आरापुर जिला जगदीशपुर गाँव में, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 185 नंबर प्रश्न, 185 बोला, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1857 की विद्रोह जो है यह 1800 गलत उत्तर है, नहीं ठीक है, 10 मई को आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह 10 मई को आरंभ हुआ था। 187 नंबर प्रश्न बोला है, व्यापगत का सिद्धांत संबंध किससे संबंधित था? तो यह जो है डलहौजी से संबंधित था। 188 सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई किसके द्वारा? तो ब्लेसली के द्वारा, ब्लेसली ने की थी, ठीक है ना। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? कुंवर सिंह था। बिहार की बात कर रहे हैं कुंवर सिंह, और पटना से पीर अली थे, ठीक है ना। अगला झांसी से वो थी, क्या बोलता है, झांसी की रानी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले करतूस, ठीक है ना। थोड़ा देर आप लोगों को हम समझा दें, चर्बी वाली करतूस कहे तो क्या हुआ था कि उस समय मतलब कि सुअर का और गाय का चर्बी मिला दिया गया था, जिससे आपस में क्या हुआ, दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया और सभी लोग इस आंदोलन से जो है फुटक गए, हट गए, क्योंकि मुस्लिम लोग
उस सुअर का मिला दिया गया था इसलिए, और हिंदू लोग गाय का मिला दिया गया था इसलिए, जो दोनों जाना नहीं चाहते थे। इस तरह से यह जो है आंदोलन जो है यह भी एक कारण बन के रह गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अवध, ये हम शॉर्टकट में समझा है, विस्तार से नहीं। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उसके बाद है न्यू पंत नाम था किसका? न्यू पंत नाम था नाना साहब का। उसके बाद 193 में मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया? तो 10 मई 1857 ईस्वी को। उसके बाद 194 नंबर देखिए 194 नंबर प्रश्न बोला, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था। उसके बाद 195 देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद देखिएगा 196 में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। उसके बाद 197 नंबर प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको छबीली, मनु, उसके बाद मणिकर्णिका, सब बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उनका जन्म कानपुर में हुआ था, कानपुर काशी में हुआ था, काशी में। अगला प्रश्न, वो झांसी के बाद में रानी बनी हुई थी। पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हम पहले ही बोले पटना से पीर अली थे। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा था। उसके बाद 201 नंबर प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है 202 नंबर प्रश्न, सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? चलिए आगे देखिएगा प्रश्न इसमें। अगला 202 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा था? सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल्स का क्या नाम था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो उसका नाम था इनफील्ड, ठीक है ना। 203 नंबर प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पामरस्टन। क्या था? पामरस्टन ठीक है ना। इसको आप अपने हिसाब से उच्चारण कर लीजिए, पामरस्टन। उसका 204 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूस, ठीक। ये तो हम पहले ही बता दिए, कुछ रिपीट कर रहे हैं चूंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। और एक बात बता दे, थोड़ा सा इसमें हम गलती क्या बता देते कि भारत का प्रथम मुगल शासक और अंतिम मुगल शासक गलती बता देते। प्रथम मुगल शासक की बात करें तो बाबर, और अंतिम मुगल शासक की बात करें तो बहादुर शाह जफर, या फिर बहादुर शाह द्वितीय बोल दीजिए, ऐसे भी चलेगा। उसके बाद 206 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1913 ईस्वी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? रेलवे की शुरुआत की बात करें तो 1853 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में। उसके बाद कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कब? तो 1773 ईस्वी में की गई थी। 210 नंबर प्रश्न, प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। उसके बाद विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है यह नवग्रंथिक शैली का उदाहरण है, ठीक है ना। विक्टोरिया टर्मिनल जो है नवग्रंथिक शैली का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न है 212 नंबर प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है मिस टाइप होने के कारण पर कटकुट हो गया, इधर उधर हो गया है। अगला प्रश्न देखिए 218, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? ठीक है ना। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा? थोड़ा सा रॉन्ग गलत टाइप हो गया, ठीक है ना। तो यह जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। 219 नंबर प्रश्न देखिएगा, 219 नंबर क्या बोला? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ठीक है ना। 220 नंबर, शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है ना। उसके बाद 221 नंबर प्रश्न, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर जो है वह जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस, ठीक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो उस समय ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था, ठीक है ना। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद भी करा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे वीडियो तो देख लीजिएगा, फिर भी ना हो तो बोलिएगा, इसको हम फिर से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न 223, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये तो 1930 में हुई थी। जबकि बात करें कि क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था। एक और कोई आंदोलन है
असहयोग आंदोलन वो 1920 में हुआ था, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ठीक। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 226 नंबर, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 227 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ कहीं कहीं कट खुट हो गया है, खैर कोई नहीं, प्रश्न हम लाइन से बता रहे हैं, नॉर्मली थोड़ा बहुत इधर छोड़िए। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? असहयोग अभी बोले हैं 1920 ईस्वी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन वो 1930 और भारत छोड़ो 1942, ठीक। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 1947 ईस्वी में, जिस समय देश आजाद हुआ था ना उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न, काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया, ठीक है ना। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ है? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकते हैं, बस आप लोगों को याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक। उसके बाद देखिए आप, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 ईस्वी में, ठीक है ना। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? तो अल हिलाल का। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से। नहीं नहीं ये गलत है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ठीक है, बिहार राज्य से होगा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? बिहार राज्य से। उसके बाद है, और जिला पूछेगा तो ठीक है, तो जिला तो जिक्र कर ही दिया प्रश्न में, चंपारण। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। जबकि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद अमृतसर यानी जलियांवाला बाग में जनसंहार हुआ था कब? तो वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। 243 नंबर के बाद 244 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 244 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो हम पीछे ही जिक्र कर दिए थे कि 1942 में हुआ था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद 245, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो ये कौन सी आंदोलन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है ना। उसके बाद महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? सबसे पहला किसान आंदोलन तो चंपारण में शुरू किया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत की बात हो रहा था, 1915 में लौटे थे, ठीक है ना। उसके बाद है प्रश्न, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड यह 4 अप्रैल 1922 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद देखिएगा 250 नंबर, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? उस समय महात्मा गांधी का तो नहीं हुआ था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या बोल रहा है? 251, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। नमक कानून किसने तोड़ा था? नमक कानून महात्मा गांधी जी ने तोड़ा था, हाथ में नमक उठाकर, ठीक। 1947 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। हिंदी में भी आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, एक पाठ है, पाठ का नाम है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, पाठ का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को, ठीक है, और 45 तक चला हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने किया था। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता नहीं तो सिद्धू कान्हू थे, नहीं बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह, इस सब में से कोई नहीं था कोल के नेता। और अगला प्रश्न देखिएगा 257, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की हम बात करें, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न 258 नंबर, देखिए 258 नंबर प्रश्न बोला, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को वो एक क्या बोलता है स्वतंत्र अस्तित्व में वो चला आया, ठीक है ना, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में चला आया, ठीक। अगला प्रश्न है 259, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। 260 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंदी फौज का गठन किया था? तो सिंगापुर में। 264, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया
कौन इसके सदस्य नहीं थे, यानी कि कई उसमें आयल था, ऐसा नहीं कि एक आदमी आयल था, उसमें कौन बहुत सदस्य था, लेकिन इसमें ऐसा कोई है ऑप्शन के अनुसार जो नहीं था सदस्य, तो है वो कौन है, एवरी नहीं था। बाकी क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था, उसके अलेक्जेंडर था, और भी व्यक्ति था, लेकिन एवरी नहीं था। उसके बाद 264 के बाद 265 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना, ठीक। और उसके बाद 266, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा आशफ अली, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 267, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। 268, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक, इस साल पूछेगा भी ये। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है। तो यह संविधान में निहित है, ठीक। उसके बाद है भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ। तो 1947 ईस्वी सही होगा, इसमें गलत उत्तर दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए होगा 1947 ईस्वी, ठीक है ना। उसके बाद 272 नंबर देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। उसके बाद 273 नंबर प्रश्न देखिएगा, 273 नंबर प्रश्न बोला है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, यानी कब किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो वो तो नहीं पूछ रहा है, कब किया गया ये पूछ रहा है। तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है ना। 274 नंबर, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो 284 सदस्यों ने। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे ऑप्शन के अनुसार। तो पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, ABD अलेक्जेंडर भी थे, AB अलेक्जेंडर ये भी थे, सभी थे इसमें से, ठीक है ना। उसके बाद 276, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो लियाकत अली। उसको 277, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया कब। तो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है ना। 278, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। 279 नंबर, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। तो 1947 ईस्वी को, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा भारत 280, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के पिता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। बस थोड़ा देर में ये खत्म ही हो जाएगा। 280 तक हो गया। 281 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। देखिए अगला प्रश्न है 281 नंबर, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में, ठीक। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो आपको ही पता है, बच्चा को पता है कि जनगण मन अधिनायक भारत का राष्ट्रगान है, ठीक है ना। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई गांव में हुआ था, ठीक है ना। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर के नाम से बम्बई को जाना जाता है, मुंबई भी जिसको कहा जाता है। 285, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर के हमने जो है MVVI वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है हम यहाँ पर कवर किए 285 बस इतना इंपोर्टेंट प्रश्न था। इसे तो 300 प्लस बोले होते, लेकिन इतना इंपोर्टेंट था, इतना हम करा दिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से बच्चा सब छोड़ के भाग जाता है, इसीलिए। अब आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। कान में ईयरफोन लगाकर आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर इससे अच्छा खासा एग्जाम में टकराए तो आप मेरे वीडियो देखिएगा, वरना मत देखिएगा, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट प्रश्न ही बताते हैं जो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। उम्मीद रख करके तैयारी करते रहिए। तो फिर हम मिलते हैं किसी और विषय के साथ। ये कमेंट करके आप डिसाइड कीजिए मैं किसके ऑब्जेक्टिव और किसके सब्जेक्टिव लेकर क्या लेकर क्या हूँ, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, और किस विषय को लेकर क्या हूँ, ठीक है ना। इसी वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।